नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए सब्जेक्ट के बारे में। लीगल मेथड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब शुरुआत होगी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखेंगे तो आपके BA-LLB के अंदर जो सबसे पहले सिलेबस आता है वो आता है यूनिट 1 का। यूनिट 1 में सबसे पहला टॉपिक है आपका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, इसमें किस चीज़ की बात हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट की। तो मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड टॉपिक है या फिर ऑफर और प्रपोजल, जिसकी डेफिनेशन, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, जनरल और स्पेसिफिक ऑफर, ये दो टाइप्स ऑफ ऑफर हैं जिनके बारे में बात की हुई है। उसके बाद थर्ड आपका है इनविटेशन टू ट्रीट, जिसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है। उसके बाद फोर्थ आपका टॉपिक है एक्सेप्टेंस। जब ऑफर होगा तो उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उसके बाद थर्ड आपका आता है इफेक्ट ऑफ वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, इलीगल एंड अनलॉफुल एग्रीमेंट्स। तो ये बेसिकली टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स बताया हुआ है कि कितने टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं और उनकी क्या इफेक्ट है। उसके बाद सेकेंड लास्ट टॉपिक आपका सिक्स टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या नहीं होता। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका है यूनिट 1 का ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आजकल बहुत कॉमन है, जैसे कि अमेज़ॉन वगैरह पे होते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील या ब्लिंकिट वगैरह पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि इसमें अगर आप देखें तो इम्पॉर्टेंट में से अगर आप मार्क करना चाहेंगे तो ये वाला पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लॉजिकली रिलेट करके आपका लॉन्ग आंसर बनता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। शॉर्ट आंसर्स में आपका ये 100% इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स का, क्योंकि ये आजकल बहुत ट्रेंड में है और इसलिए ये जनरली पूछा जाता है 5 मार्कर में या शॉर्ट आंसर में। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी शॉर्ट में ही इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें वीडियो की डेप्थ को समझ लेंगे तो आप लॉन्ग और शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अगर मान लेते हैं ए और बी दो पर्सन है, इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? जैसे आप डेली अगर अपनी लाइफ रूटीन की बात करेंगे तो अगर आप डेली ग्रॉसरी आइटम लेने जाते हैं मार्केट में, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते हैं, तो आजकल तो ऑनलाइन ही सिस्टम हो गया है, बट अगर आप फिर भी अगर ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते हैं, ग्रॉसरी मार्केट में जाकर के ग्रॉसरी लेके आते हैं, तो आप सपोज बी की शॉप पे गए और आपने मिल्क परचेज़ किया। ठीक है। तो आपने इसको क्या करा, मिल्क का ऑफर दिया। क्या आपके पास मिल्क है? इसने आपको रिटर्न में एक ऑफर दिया कि मिल्क है बट एट ₹100 लीटर। तो इसने आपको एक रेट बताया जिसको आपने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मुझे 1 लीटर ऑफ मिल्क दे दो। तो इसको बोलते हैं, हमारा डेली लाइफ में एक कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। इसको हम बोलेंगे ओरल कॉन्ट्रैक्ट। ओरल कॉन्ट्रैक्ट किस लिए? क्योंकि आप एक डेली रूटीन में गए और जा करके आपने सपोज आपको डेली 1 लीटर का कंजम्पशन होता है मिल्क का, तो आप उसको लेके आते हो। तो ये एक बेसिकली ओरल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ए एंड बी। बी कौन है? शॉप का मालिक, और ए कौन है? कस्टमर। तो इसको हम बोलेंगे ओरल कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए, अब इसी को थोड़ा सा हम डेप्थ में समझते हैं, तो सबसे पहले ए या बी के पास ए का एक लैंड है, उसको बेचने। सपोज इस लैंड की कॉस्ट है ₹10 लाख। तो ए, इसमें क्या, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे पार्टीज कौन है। ए और बी दो पार्टीज हैं, जिसमें ए ने ऑफर किया है अपने लैंड को सेल करने के लिए एट ₹10 लाख कंसिडरेशन, इसको बोलते हैं कंसिडरेशन। बी ने क्या बोला? बी को ये लैंड पसंद आया और बी ने बोला यस, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। जब ए ने बी को बोला कि आप मेरा लैंड 10 लाख रुपए में खरीद लो, तो उसको हम बोलेंगे ऑफर। और बी ने जब यस कर दिया तो इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस। क्या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक पार्टीज और एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस? नहीं। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो पार्टीज, सेकेंड आपका सब्जेक्ट मैटर, थर्ड आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एंड फोर्थ आपका कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्यों इंपॉर्टेंट रोल है? बिकॉज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, इसको डिसाइड करता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इस सेक्शन 2 क्लॉज डी में डिफाइंड है। तो इसको आप अगर पढ़ेंगे तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना मस्ट होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले पार्टीज, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। तो यहाँ पे अगर आप इसको, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि दो पार्टीज हैं, ए एंड बी। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर क्या है? ये प्रॉपर्टी जिसके बारे में बात हो रही है।
इसने ए ने बी को ऑफर करा इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के फॉर रुपीज 10 लाख। ये 10 लाख क्या है, ये है कंसिडरेशन, और बी ने जब येस कर दिया तो दैट इज एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का क्रक्स है फॉर योर इंट्रोडक्शन पार्ट। इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या प्रोविजंस है वो चीज़ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आपके सिलेबस पे आते हैं वापस से। सबसे पहले मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हम थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। अभी तक हमने सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझाएंगे, कंसेप्ट समझाने के बाद, क्योंकि ये चीज़ें अब कंसेप्चुअल है, लीगल मेथड या और भी जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो रट्टा पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उसको पीपीटी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, उसके बाद आपको इसी वीडियो के अंदर लास्ट में आपको नोट्स जो हैं वो स्क्रॉल थ्रू कर दिए जाएंगे, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके अपने लिए नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि आपको नेचर और स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा मेरे एक्सप्लेनेशन से। उसके बाद ऑफर एंड प्रपोजल। अच्छा, ऑफर और प्रपोजल में क्या डिफरेंस है? ऑफर एंड प्रपोजल, इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस ये होता है कि आपको ये पता होगा कि जो हमारा इंडिया में लॉ बना है वो बेसिकली इंग्लैंड से आया हुआ लॉ है। तो इंग्लैंड का लॉ हमारे इंडिया में उसको थोड़ा बहुत चेंज करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो जब इंग्लैंड का लॉ, अगर हम बात करें ऑफर और प्रपोजल के डिफरेंस की, तो ऑफर वर्ड जो होता है वो इंग्लैंड का वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। इंग्लैंड में अगर लॉ फॉलो हो रहा है तो वहाँ पे ऑफर रेफर किया जाता है, और हमारे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको प्रपोजल बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ऑफर और प्रपोजल में है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये चीज़ वहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, जनरल और स्पेसिफिक ऑफर। अच्छा, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, कोई भी पर्सन किसी को ऑफर करता है सामने से तो उसको बोलते हैं हम ऑफर, ठीक है, या प्रपोजल। उसके बाद कम्युनिकेशन, ऑफर की कम्युनिकेशन कैसे होगी? कोई भी चीज़ की कम्युनिकेशन का मोड दो तरीके से होता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। ऑफर की भी सेम वही है कम्युनिकेशन, ये आपने लीगल इंग्लिश में पढ़ा होगा कि दो तरह की कम्युनिकेशन होती हैं, एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। तो ऑफर की भी दो तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती है, पहली कम्युनिकेशन होगी वर्बल और दूसरी कम्युनिकेशन होगी नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है, ओरली आपने बोला, और नॉन वर्बल में क्या होता है, रिटन और जेस्चर्स। ठीक है, तो ये है दो तरह के ऑफर्स। अब वर्बल कम्युनिकेशन में जनरली अगर हम देखेंगे तो हम जो डेली रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे ग्रॉसरी आइटम्स हैं, मिल्क या ब्रेड, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारे जनरल रोज की लाइफ में यूज़ होने वाली टर्म्स हैं, और इसके लिए हम कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करते। इसको हम बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रैक्ट, और इसको हम बोलते हैं वर्बल ऑफर। ठीक है, कम्युनिकेशन किस टाइप से हो रही है, वर्बली हो रही है, ओरली हो रही है। ठीक है, उसके बाद नॉन वर्बल में आता है आपका रिटन और जेस्चर्स। अगर कोई भी, जैसे आप लैंड खरीदते हैं तो उसमें एक एग्रीमेंट टू सेल होता है कि भविष्य में प्रॉपर्टी आपको बेची जाएगी, उसमें आप जो बुकिंग अमाउंट देते हैं वो सारी चीज़ें, एक क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे मेजर अमाउंट इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें रिटन में होती हैं, ताकि एक कंसेप्ट ऑफ क्लियरिटी रहे कि कोई भी फ्यूचर में एम्बिग्युइटी क्रिएट ना हो जाए टर्म्स में। तो इसलिए सारी टर्म्स को हम पॉइंट आउट करके लिख देते हैं। तो इसलिए दो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं ऑफर के, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। दूसरी चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ समझने वाली ये है कि ऑफर जो होना चाहिए वो कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए। कंसेंसस एड आइटम का मतलब क्या हुआ कि ऑफर जो भी होगा वो ऑफर और उसका एक्सेप्टेंस दोनों के क्लियर फॉर्म में होगा। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, कंसेंसस एड आइटम का मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं। सपोज ये पेन है, इस पेन को मैं सेल करने की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन। अब यहाँ पे क्लियरिटी हो रही है कि इस पेन की बात हो रही है। अब सपोज मैं आपसे ऑफर करता हूँ कि मुझे एक हॉर्स बेचना है, और आपको समझ में आता है कि मैं ऑफर कर रहा हूँ कि आपको मुझे एक काऊ बेचनी है, तो आप ऑफर का एक्सेप्टेंस करते हो काऊ के लिए, और मैं बात करता हूँ हॉर्स के लिए। तो यहाँ पे कंसेंसस एड आइटम नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स, इसको बेसिकली हम बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स जो होना है वो मस्ट होना है। अगर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता, मतलब जो चीज़ कही जा रही है उसको सेम सेंस में समझना है। अगर सेम सेंस में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आ सकती, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है, तो इस टर्म को आप ज़रूर अपने आंसर में मेंशन करेंगे, और कंसेप्चुअल भी इस चीज़ को याद रखेंगे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए आपका कंसेंसस एड आइटम होना मस्ट है। ठीक है, तो ये आपका कम्युनिकेशन का ही पार्ट है कि जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं वो
इस सेंस में होनी चाहिए कि वो क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए और उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेवोकेशन की। रेवोकेशन की अगर हम बात करें तो रेवोकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को रिवोक करना। अब जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारा इंडिया के अंदर एक नया लॉ सिस्टम आ गया है, जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस थे उनको रिवोक कर लिया गया है। रिवोक का मतलब उनको रिपील, खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब ये एग्जिस्ट नहीं करते। अब क्या करते हैं, बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, ठीक है। तो ये लॉज एग्जिस्ट करते हैं, अब ये वाले खत्म हो चुके हैं। तो रिवोक का मतलब वापस खींच लेना, ठीक है। तो रिवोकेशन का मतलब क्या हुआ, ए ने बी को ऑफर दिया टू बाय दैट लैंड फॉर 1 लाख रुपीज। सिमिलरली ए ने सी को भी ऑफर दे दिया। इससे पहले बी उस ऑफर को एक्सेप्ट करता, सी ने एक्सेप्ट कर लिया, सी ने एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को। तो क्या हुआ, जब तक मान लीजिए इसको ऑफर दिया गया 10:10 AM पे और इसको ऑफर दिया गया 10:15 AM पर, ठीक है। तो जब ये ऑफर एक्सेप्ट, सपोज सी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया 10:20 AM और बी ने अभी तक इसको कोई रिप्लाई नहीं दिया, ऑफर तो है उसके पास बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इससे पहले कि वो उसको एक्सेप्ट करे, सपोज 10:20 पे सी से एक्सेप्टेंस आ गया, तो ए के पास पूरा टाइम है, जब तक बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है उसको वो रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है। बट वंस, जैसे सी, इस केस में अगर हम बात करें तो सी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे 10:20 PM पे जैसे ही उसने कम्युनिकेट कर दिया कि येस आई एम इंटरेस्टेड फॉर योर ऑफर, मैं इस ऑफर को एग्जीक्यूट करने वाला हूं, मैं इस ऑफर के लिए येस एग्री करता हूं, तो उस केस में ए के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उस ऑफर को रिवोक कर सके, ठीक है। तो ये बेसिकली रिवोकेशन का एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, डिटेल वर्जन अभी मैं बताऊंगा आपको इसी के अंदर। ये चीज़ समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं, देखो 2 तरीके की कम्युनिकेशन होती है, मैंने बताया था वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। तो ये बात हो गई वर्बल की, डायरेक्ट आपने फ़ोन किया और डायरेक्ट आपके सामने एक पर्सन खड़ा है, उसको आपने ऑफर दिया, उसने हैंड टू हैंड या 5 मिनट बाद उसको विचार करके उसको येस कर दिया या नो कर दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन और ये होती है मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अनएम्बिगुअस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बट अगर सपोज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो उसमें कैसे होगा, अब मान लीजिए ए ने बी को ऑफर दिया 10 लाख रुपीस का वाया पोस्ट, बी के पास ये पोस्ट पहुंचा 10:10 AM पर और उसकी डेट थी सपोज 20/11/24, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये लेटर जब डिलीवर हो गया, बी ने इस पे विचार करा एंड बी ने 21/11/24 को वापस एक लेटर लिखा, यस आई एम इंटरेस्टेड। ये लेटर लिखा ए के लिए, ठीक है। ए को ये लेटर लिखा एट 10:10 AM ऑफ 21/11/24, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। अब ऑफर का रिवोकेशन कब तक हो सकता है, ऑफर की बात कर रहा हूं मैं, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं। यस आई एम इंटरेस्टेड, ये जो है ये पार्ट हमारा, ये एक्सेप्टेंस का पार्ट है, ठीक है, और ये पार्ट हमारा ऑफर का पार्ट है। तो मैं ऑफर की पार्ट की बात कर रहा हूं। तो ऑफर का पार्ट का रिवोकेशन कब तक हो सकता है, जब ये ऑफर इसके पास पहुंचा, मतलब 10:10 AM पे जब ये ऑफर बी के पास पहुंचा, उसके बाद 10:10 AM 21/24 जब तक ये पोस्ट हुआ है, अभी ए के पास पहुंचा नहीं है, इसको, इस लेटर को, यस आई एम इंटरेस्टेड वाले लेटर को अभी पोस्ट किया गया है, ए के पास नहीं पहुंचा। तो जब तक ये पोस्ट हो नहीं जाता, मतलब बी के, वो बोलते हैं ना कि बी के कंट्रोल के बाहर हो नहीं जाता है, जब तक बी ने इस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल नहीं दिया तब तक इस ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, ठीक है। अगर बी ने 10:10 AM पे 21 तारीख को ये लेटर डाल दिया कि यस आई एम इंटरेस्टेड, उसके कंट्रोल के वो लेटर बाहर हो गया, तो वो चीज़ रिवोक नहीं की जा सकती। बेशक वो अभी ए के नोटिस में नहीं आया है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं किया, बट वो रिवोक नहीं की जा सकती। तो ए के पास कितना टाइम है रिवोक करने के लिए ऑफर, 10:09 AM, ठीक है, और 59 सेकेंड्स तक का टाइम है उसके पास रिवोक करने के लिए ऑफ 21/11/24। तो ये चीज़ है, ये ऑफर की बात कर रहा हूं मैं, अभी एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब सपोज दैट कि इस पर्सन ने, ए ने इस ऑफर को रिवोक कर लिया एट दिस टाइम, इस टाइम से पहले या एग्जैक्ट इसी टाइम पे कॉल करके, सपोज उसने ऑफर दिया था लेटर पे और कॉल करके रिवोक कर लिया, तो इन दैट केस
अगर बी इसको एक्सेप्ट कर भी लेता है तब भी उसकी कोई भी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये है ऑफर का रेवोकेशन, ऑफर या प्रपोजल का। अभी एक्सेप्टेंस का क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं जनरल और स्पेसिफिक ऑफर की। बेसिकली ऑफर दो टाइप्स के होते हैं, जनरल ऑफर और एक स्पेसिफिक ऑफर। ऑफर दो टाइप्स के होते हैं। तो जनरल ऑफर क्या होता है कि जो पब्लिक एट लार्ज को दिया होता है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने पुलिस स्टेशन या फिर आपने जनरली अगर देखा, ऑब्जर्व करते हो तो ज़्यादातर पोल के ऊपर एक मान लीजिए मिसिंग का कोई बैनर लगा हुआ है, सो एंड सो पर्सन इज मिसिंग। इस पर्सन को जो ढूंढ के लाएगा उसको 10K रुपीज़ इनाम में मिलेंगे। ठीक है, एक ही ऑफर हो गया। सेकेंड ऑफर क्या हो गया, सपोज आपने जो एड्स देखी होंगी कि हॉर्लिक्स के साथ सिपर फ्री। ठीक है, तो ये जो ऑफर्स होते हैं ये जनरल ऑफर होते हैं, मतलब जनरल पब्लिक के लिए ये ऑफर ओपन होते हैं कि जो भी हॉर्लिक्स परचेज करेगा उसको सिपर फ्री मिलेगा। या फिर अगर किसी ने इस मिसिंग पर्सन को ढूंढ लिया, किसी ने भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्पेसिफिक पर्सन, किसी ने भी अगर इस पर्सन को ढूंढ लिया तो उसको 10K रुपीज़ मतलब 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो ये होता है जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया जाता है कि अगर मान लीजिए जैसे ए और बी वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि ए ने बी को ऑफर दिया कि आप ये लैंड खरीद लो 10 लाख रुपीज में, तो बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया। ठीक है, तो जनरल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ऑफर देने वाला पर्टिकुलर पर्सन है। सपोज मैंने ऑफर दिया है कि आप इस पर्सन को ढूंढ के ले आओ तो आपको 10,000 रुपये इनाम मिल जाएगा, या मेरा खोए हुए डॉक्यूमेंट्स को आप ढूंढ के ले आओ तो आपको 10,000 रुपये इनाम मिल जाएगा। तो ये है जनरल ऑफर। अगर स्पेसिफिक ऑफर की हम बात करें तो स्पेसिफिकली सपोज मैं कल को आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करता हूं, तो मैंने अगर ऑफर दिया है अपने सब्सक्राइबर्स को कि कोई भी डील है वो आप क्रैक कर सकते हो एट सो एंड सो प्राइस फॉर स्पेसिफिकली फॉर माई सब्सक्राइबर्स, तो वो चीज़ स्पेसिफिक ऑफर में आएगी। मतलब इंडिविजुअल यहाँ पे फिक्स्ड है कि कौन कौन से चेहरों को मैंने ऑप्शन दिया है, और जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जनरल और स्पेसिफिक ऑफर में। उसके बाद इन्विटेशन टू ट्रीट, ये क्या होता है? इन्विटेशन टू ट्रीट का क्या ऑप्शन होता है? इन्विटेशन टू ट्रीट का सिंपल मतलब ये होता है कि आप ऑफर दे नहीं रहे हो, आप ऑफर का वेट कर रहे हो। ठीक है, अब एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए कोई एक शोरूम है, वहां आप गए, सपोज कार का शोरूम है, कार का शोरूम है, वहां पे आप गए, आपने परचेज किया। सपोज आपको एक्सेल मॉडल पसंद आ रहा था तो आपने परचेज करने की बात की एक्सेल मॉडल, बट वहां पे अवेलेबल नहीं था। ठीक है, वहां पे अवेलेबल था डबल एक्सेल मॉडल अवेलेबल था। तो वहां पे क्या हुआ, आपने उस पर्सन को एक ऑफर दिया कि अगर आपके पास एक्सेल मॉडल अवेलेबल है तो देन यू कैन कोट मी योर प्राइस कि वो कितने में है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक लैंड है, इसमें एक बोर्ड है जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर का नंबर है। तो वहाँ पे क्या है, वो लैंड ओपन टू ऑल है, वहाँ पे वो ऑफर नहीं है। वहाँ पे ही क्या है, उस लैंड के लिए वो प्लॉट बिकाऊ है, वो लैंड बिकाऊ है, बट उसके लिए आपको आपने फ़ोन करा कि कितने में लैंड बिकाऊ है। ठीक है, तो आप उसको सामने से ऑफर कर रहे हो कि वो लैंड आपको सेल कर दे। ठीक है, जब वो प्राइस कोट करता है, सपोज 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी प्राइस वो कोट करता है, तो उस कोटेशन को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन जाएगा ऑफर। मतलब इसमें क्या होता है, आप सामने से ऑफर करते हो, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इन्विटेशन टू ऑफर में आपको सिंपली इस तरीके से बता सकता हूं कि जैसे आपने कार के शोरूम में एक्सेल मांगा और एक्सेल उसके पास था। ठीक है, तो वो उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट करा कि हाँ मेरे पास एक्सेल वाला वेरिएंट है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, लैंड वाले केस में अगर आपने उसको फोन करा कि लैंड कितने में अवेलेबल है, आई वांट टू परचेज दैट लैंड, तो उसके लिए आपने उसको ऑफर करा कि आप मुझे इसका प्राइस बताओ बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड, तो वो आपका ऑफर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आप उसको 10 लोग अगर ऑफर करेंगे, सपोज जैसे बिडिंग में क्या होता है, बिडिंग में क्या होता है, एक लैंड को हम ऑक्शन में लगा देते हैं। ऑक्शन में लगाने के बाद क्या होता है, उस पर प्राइस लगाते हैं लोग, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, एक बेस प्राइस होता है, उसके ऊपर उसकी बोली लगती है जिसको बोलते हैं बिड करते हैं। ठीक है, तो बिडिंग होती है, तो जो मैक्सिमम बिडिंग करता है उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे लैंड का ऑफर नहीं है, आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका इन्विटेशन टू ट्रीट। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप जाते हैं, आपको मान लीजिए कोई क्रीम लगानी है, कोई क्रीम लेनी है, पॉन्ड्स क्रीम लेनी है, तो आप जाओगे वहाँ पे जाओगे, उससे बोलोगे भैया पॉन्ड्स क्रीम है, वो अगर होगी तो आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई पॉन्ड्स क्रीम है, मुझे पॉन्ड्स क्रीम दे दो, तो इसका मतलब आपको पॉन्ड्स क्रीम दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वो इन्वाइट करता है टू ऑफर
हिम, मतलब मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ टू ऑफर मी, ठीक है। तो अगर आप मुझे ऑफर दोगे कि भैया मुझे पॉन्ड्स क्रीम दे दो, तो मैं आपको पॉन्ड्स क्रीम दे दूंगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ट्रीट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, डेफिनेशन, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन एंड टेंडर्स, ऑक्शन। अब इसमें अगर आप देखें ऑफर एंड प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, इसमें थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज है। सपोज मैंने आपको ऑफर दिया कि ये लैंड है ₹10 लाख का, आप इसको परचेज कर लीजिए, तो आपने उसको ओके कर दिया, ठीक है। तो ये होती है एक्सेप्टेंस। जब आप ओके कर दोगे तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। उसके भी कम्युनिकेशन दो टाइप से होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है एक्सेप्टेंस का। अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था वही वाला, ए ने बी को ऑफर किया 10 लाख रुपीज में इस लैंड को खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये तो ऑफर हो गया। जब बी ने येस कर दिया तो ये हो गया एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब इस ऑफर को रिवोक करने का हमने प्रोसेस समझ लिया कि इस ऑफर को बिफोर एक्सेप्टेंस इसको रिवोक किया जा सकता है। बट एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का क्या प्रोसेस है वो मैं बताता हूं आपको। जैसे आप अगर इसको वर्बल कम्युनिकेशन में लेके चलेंगे कि पर्सन आपके सामने खड़ा है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिवोकेशन। एक बार उसने येस कर दिया तो येस कर दिया, बिकॉज इसके नोटिस में आ चुकी है वो चीज़, ठीक है। बट अगर ये मान लीजिए लेटर के थ्रू हुआ है, इसने लेटर लिखा और इसने भी लेटर लिखा, ठीक है। तो अगर ये लेटर लिखा गया है 10:10 AM पर एट 20:11:24 को, ठीक है, और ये इस पर पहुंचा है इस टाइम पे पहुंच गया। तो इसने जो लेटर लिखा, इसको मैंने बताया ऑफर को रिवोक करने का टाइम, अगर इसने 10 AM एट 21:11:24 को यहां से लेटर भेजा है, उस तक ए तक नहीं पहुंचा, बी ने लेटर भेजा है। तो जब बी ने लेटर को भेजा तो इस टाइम तक इस ऑफर को रिवोक किया जा सकता था। बट अब इस लेटर, जो ये एक्सेप्टेंस वाला येस वाला लेटर है, इसको कब तक रिवोक करा जा सकता है? इसको सपोज इस लेटर को ए तक पहुंचना है 22:11:24 को पहुंचना है, 24 को ये पहुंच जाएगा, सपोज 11 AM पे पहुंच जाएगा, 11 AM पे ए के पास पहुंच जाएगा। तो बी के पास कितना टाइम है? इतना टाइम। अगर बी चाहे तो इस एक्सेप्टेंस को इस ड्यूरेशन के अंदर रिवोक कर सकता है। तो इसको रिवोक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिफोर 11 AM ऑफ 22:11:24 जब उसके पास वो लेटर पहुंचने वाला है, मतलब उसकी नॉलेज में आने वाला है, उसको रिवोक करा जा सकता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताऊं कि चाहे ऑफर हो चाहे एक्सेप्टेंस हो, अगर उसको रिवोक करने की बात आ रही है तो रिवोकेशन के लिए सिंपल आप ये समझ लीजिए, एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है कि सामने वाले के नॉलेज में आने से पहले उसको रिवोक किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया रिवोकेशन का कि आप एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक कर सकते हैं। उसके बाद टेंडर्स और ऑक्शन। टेंडर्स क्या होते हैं? टेंडर बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है, जैसे गवर्नमेंट बेसिकली टेंडर्स निकलवाती है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई स्कूल बनवाना है या गवर्नमेंट को कोई रोड बनवानी है, तो इन केस वो क्या करता है कि वो पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए ऑफर छोड़ देती है कि आप अपने अपने कोटेशन हमें सबमिट कर दो, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो बेसिकली आपका इन्विटेशन टू ट्रीट है, वो ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन टू ट्रीट है, जहां पे जनरल पब्लिक, जो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, वो अपने कोटेशंस बनाते हैं और फाइनली उन कोटेशंस में से किसी एक को डिसाइड कर लिया जाता है कि दिस ऑफर इज बेस्ट, और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली इन्विटेशन टू ट्रीट का एक और एग्जाम्पल, कि जो टेंडर्स वाला ऑप्शन होता है कि आप टेंडर भरते हो, जिसमें आप अप्लाई करते हो अपनी कोटेशन, तो जो बेस्ट कोटेशन होती है जो गवर्नमेंट को बेस्ट लगती है, उनके बजट में होती है, उनकी सारी चीजें जिसमें कंप्लाई हो रही होती हैं, उस टेंडर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो उसको बोलते हैं आपने ऑफर किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने एक पहले ऑफर किया था जिसमें उन्होंने आपसे ऑफर मांगा था, तो उन्होंने इनविटेशन टू ट्रीट मांगा था, ठीक है। इसको एक और चीज बोलते हैं ऑफर टू चाफर, इसको बोलते हैं ऑफर टू चाफर, ठीक है। तो मतलब आपसे कहा जाता है कि आप मुझे ऑफर दो, और जब आप ऑफर देते हो तो आप उसको, वो मतलब सामने वाला पर्सन जिसको ऑफर देना चाहिए वो एक्सेप्ट कर लेता है उसको, ठीक है। तो ऐसे ही ऑप्शंस का तो मैंने पहले क्लियर कर दिया है। तो ये है आपका एक्सेप्टेंस का सारा पार्ट। उसके बाद इफेक्ट ऑफ वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, इलीगल, अनलॉफुल एग्रीमेंट्स, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो इतने टाइप के होते हैं। एक होता है वैलिड, फिर वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनलॉफुल, ठीक है। अनलॉफुल क्या होगा? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होता है। देखो मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी जो एसेंशियल्स होते हैं वो 4 होते हैं: सब्जेक्ट मैटर, पार्टीज, आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन, ठीक है। तो अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन या फिर अनलॉफुल सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, वॉइड, ठीक है। तो अब अनलॉफुल का एग्जांपल, जैसे आपने एक एग्रीमेंट, जैसे वो बोलते हैं ना कि
सुपारी, सुपारी वाला जो एग्रीमेंट होता है, जो मूवीज में टर्म्स यूज की जाती है कि इसने इसकी सुपारी दी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्सन ने एग्री किया कि उस पर्सन को डैमेज कॉज करेगा, तो ये क्या है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, अनलॉफुल सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। या फिर सपोज आपने पैसा लिया है कोई अनलॉफुल काम कराने की, जैसे आपने मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और आपने कोई भी ब्राइब ली है फॉर कमिटिंग एन लॉफुल एक्ट, तो वहां पे क्या है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, लॉ की नज़रों में वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो भी होंगे वो वॉइड होंगे, वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को सुपारी दे दी किसी को जान से मारने के लिए और उसने कल को मना कर दिया तो आप कोर्ट पहुंच जाओ, जी हमने तो उसको एग्रीमेंट किया था, इसने एग्रीमेंट का वायलेशन किया है, तो ये वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। सारे एग्रीमेंट इस टाइप के वॉइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉइडेबल क्या होता है, अब सपोज ए और बी, ए ने ऑफर किया एक लैंड बी को 10 लाख रुपीज में, बी ने यस कर दिया, बी ने यस कर दिया। अब यहां पे क्या है, बी को एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि यहां पे ये जो लैंड है, ये जो लैंड है ये आपका ऑन रोड है, ठीक है। बट ए ने ऐसा कुछ कहा नहीं था, बी को ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। जब वो मौके पे आता है तो वो देखता है कि ये लैंड तो पीछे की तरफ है, ठीक है। तो अब क्या है, वो बी के ऑप्शन पे है कि अगर वो मिस्टेक में इस फैक्ट को या तो उसको यस कर दे कि हाँ कोई नहीं पीछे है मैं ले लूंगा, तो वो वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा। और अगर उसने मिस्टेक को नो कर दिया कि नहीं भाई मैं तो कंफ्यूज था, आगे की तरफ मुझे लगा ऐसा था वैसा था, तो वो चीज आपकी वॉइडेबल हो जाएगी, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, वॉइड प्लस एबल, मतलब किसी भी चीज को वॉइड डिक्लेयर करने की एबिलिटी किसके पास है। अब इस केस में बी के पास पूरी एबिलिटी है कि उस चीज को वॉइड डिक्लेयर कर सके, ठीक है। अब क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी एग्रीमेंट, अब आप सबसे पहले बात ये समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, अगर कोई भी एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल होगा यानी कि वॉइड नहीं होगा, वॉइडेबल हो सकता है और आपका वैलिड हो सकता है, तो जो भी इस टाइप के एग्रीमेंट्स होंगे उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। बट कभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकता, बिकॉज एग्रीमेंट वॉइड होता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट वैलिड है तो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पे अगर आप जाओगे, एग्रीमेंट प्लस वैलिड, ठीक है, लीगली इन्फोर्सेबल या फिर लीगली एनफोर्सेबल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब सबसे पहले क्या है कि एग्रीमेंट बनेगा कब, जब ऑफर होगा और उसका एक्सेप्टेंस हो जाएगा, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं प्रॉमिस। तो प्रॉमिस जब हो जाएगा तब एग्रीमेंट बन जाएगा, और एग्रीमेंट अगर लीगली इन्फोर्सेबल हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहेगा उसको, और अगर वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा यानी कि वॉइड हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं इलीगल की। ऐसे ही वॉइड में और भी चीज़ें हैं। अगर मैं वॉइड की बात करूं तो बेसिकली इसमें कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये आपकी नेक्स्ट यूनिट में पूरी कवर होंगी प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से एग्रीमेंट को हम वॉइड कह सकते हैं। ये चीज़ 4-5 चीज़ें होती हैं। एक एज फैक्टर होता है, कंसेंट ऑफ पार्टी, एज फैक्टर, ठीक है। तो अगर पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं थी, एज कॉम्पिटेंट नहीं थी, कोर्जन था, अनडू इन्फ्लुएंस था, मिस्टेक था, फ्रॉड था, तो उस केस में वो जो चीज़ होती है वो एग्रीमेंट हो जाता है वॉइडेबल। मतलब जिसके एंड पे, जैसे मान लो कि मैं मेजर हूँ आप माइनर हो, आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो जब आप मेजर हो गए तो आपके पास ऑप्शन होगा, वो वॉइडेबल करा सकते हो, उस एग्रीमेंट को आप वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो अगर आप चाहो तो, बट आप चाहो तो उसको वैलिड भी करा सकते हो, वॉइड एबल, आपके पास एबिलिटी है उस चीज़ को वॉइड कराने की, बट आप चाहो तो उसको लीगली इन्फोर्सेबल भी डिक्लेयर करा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कोर्जन के अंदर आपने कोई दबाव में साइन कर दिया, अनडू इन्फ्लुएंस के थ्रू साइन कर दिया, मिस्टेक के थ्रू या फ्रॉड के थ्रू साइन कर दिया, तो उस केस में भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उसको वॉइड डिक्लेयर करा लो या फिर उसको वैलिड मान लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एग्रीमेंट की। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जनरली होता है, आप कभी भी प्रॉपर्टी परचेज करने के पेपर्स आपने देखे होंगे तो एडवोकेट्स के पास फिक्स फॉर्मेट होता है, उसमें बस वो प्रॉपर्टी का मेंशन करते हैं डिटेल्स और पार्टीज के नाम चेंज करते हैं एंड दैट इज इट। तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, आपको बता दूं टेक्निकली ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट का, बट कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मीनिंग यही होता है कि उसमें जो भी चीज़ें लिखी हों वो क्लियर हों, उसमें कोई भी
एम्बिग्युइटी ना हो या कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए वर्ड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये अभी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स तो आपको इतनी कॉमन चीज़ है, अमेजॉन वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये सब ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ही आती हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑफलाइन साइनिंग नहीं हो रही है। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो एक्सेप्टेंस होती है वो वाया क्लिक होती है, यहाँ पे साइन सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं होता, वाया क्लिक होती है। इफ़ यू क्लिक ऑन दैट थिंग देन यू आर एग्रीइंग अपॉन दैट। सिंपल सा फंडा लगता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नोट्स की, स्टार्टिंग से एक बारी रेफर कर लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए, और कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात करेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 2H में डिफाइंड है। यहाँ से आपका नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट तो पूरा बता दिया, बट आपको एग्जाम में केवल कंसेप्ट नहीं लिखना है, सेक्शंस भी लिखने हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 2H में डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मैंने आपको बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो अगर कोई भी चीज़ जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो जब एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो होने का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म व्हेन टू और मोर पार्टीज एग्री टू सर्टेन टर्म्स इन एंड इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। लीगल ऑब्लिगेशन मस्ट है। जैसे एग्जांपल, अगर पेरेंट्स आपको प्रॉमिस करते हैं कि वो शाम को आते वक्त आपके लिए एक चॉकलेट लेके आएंगे, बट वो नहीं लेके आते, तो आप उन पे ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, बिकॉज वहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके दो एलिमेंट्स होते हैं, एक एग्रीमेंट, एक लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। ये तो आपको मैंने डिस्कस कर ही दिया। उसके बाद नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉलंटरली होना चाहिए, हाँ, किसी के बिना प्रेशर के होना चाहिए। सेकंड, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस के होना चाहिए, मतलब जो चीज़ कही जा रही है उनको समझ में आ रहा है और दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं। जैसे लैंड वाले एग्जांपल में बात करें तो लैंड मैं पोजेशन डिलीवर करने के लिए रेडी हूँ और आप मुझे 10 लाख रुपीज़ देने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। और क्रिएशंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़, मतलब जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टीज के कुछ राइट्स और ड्यूटीज होते हैं। जैसे लैंड वाली केस में ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ए के पास पूरा राइट है वो 10 लाख रुपीज़ रिकवर करने का, और बी की ड्यूटी है वो 10 लाख रुपीज़ देने की। सिमिलरली बी के पास राइट है ए के लैंड के पोजेशन को रिकवर करने का, और सिमिलरली ए की ड्यूटी है उस पोजेशन को दे, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है वो सबसे पहले कॉमर्शियल एप्लीकेशंस पे होता है। ये आपके डोमेस्टिक रिलेशंस पे नहीं लगता कॉन्ट्रैक्ट। कॉमर्शियल, जो भी आपका कॉमर्शियल एक्टिविटी, कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस डीलिंग्स वगैरह, उन पे लगता है। उसके बाद पर्सनल एग्रीमेंट्स होते हैं, इसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकती। सपोज मेरा और आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए या ना इन्फोर्स कराने के लिए कोई थर्ड पार्टी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती, कोई भी सूट नहीं डाल सकती, ठीक है। और स्पेशलाइज कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसे टेंडर्स वगैरह हो गए, आपके जो गवर्नमेंट के जो जॉब्स वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो क्रॉस बॉर्डर होते हैं। उसमें क्या होता है, वो आर्बिट्रेशन में पार्ट आता है, वो आपको डेप्थ बाद में ज़रूरत है, बट आप इतना समझ लो कि क्रॉस बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जो इंटरनेशनल पार्ट पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसमें दो केस लॉज हैं, बाल्फर वर्सेस बाल्फर और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। बाल्फर वर्सेस बाल्फर में क्या होता है कि अगर आपका इंटेंट नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंट नहीं है, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं मान सकते, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, हस्बैंड और वाइफ का केस था, जिसमें हस्बैंड क्या करता है, वाइफ को प्रॉमिस करता है कि वो सम अमाउंट उसको मंथली पे करेगा एक जगह पे जाने के बाद, मतलब सम फॉर वर्क पर्पस से वो बाहर जाता है और उसको प्रॉमिस करके जाता है कि वो सम अमाउंट उसको पे करेगा ताकि वो उसे इंजॉय कर सके, ठीक है। तो वो जाता है बट वो कुछ टाइम बाद पेमेंट करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे ये हेल्ड होता है कि ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था दोनों के बीच में, एक जनरल एक्सेप्टेंस थी, एक जनरल कम्युनिकेशन थी, एक जनरल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, बट लीगल इंटेंट कुछ नहीं था, तो इसलिए वो इन्फोर्सिबल नहीं होता, ठीक है। बट हाँ, अगर यही चीज़ उसने मेंटेनेंस के लिए कही होती तो वो चीज़ बाइंडिंग होती, क्योंकि वहाँ पे लीगल इंटेंट हो जाता, ठीक है। बट उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के वॉइडेशन पे नहीं जाते कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया या वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे आपकी मेंटेनेंस की अलग प्रोसीडिंग होती है। मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में आपका वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, वो आपके लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा किया जाता है। उसके बाद कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक के अंदर सिंपल ये केस था, जिसमें ये हेल्ड हुआ कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में एक ड्रग प्रोड्यूसिंग कंपनी थी, जैसे आपके जो मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर हमारी कोई कंपनी का ये वाला ड्रग कंज्यूम करता है तो उसको कभी इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं होगा, जिसमें एक पर्सन को हो जाता है और
जिसमें वो क्लेम करता है कि मैंने तो इनके कहे अकॉर्डिंग जो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया था उसी के अकॉर्डिंग इनका ड्रग लिया, फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, तो मुझे जो इन्होंने अमाउंट लिखी थी वो मुझे कंपनसेट किया जाए। तो वो चीज़ बोली थी उन्होंने कि हाँ भाई ये ऑफ़र है, ये प्रॉपर ऑफ़र है जो आपने दिया था, ये ऐसा नहीं है कि ऑफ़र इन्विटेशन टू ऑफ़र है, क्योंकि आपने जनरल पब्लिक के लिए दिया हुआ था, तो बाइंडिंग ऑफ़र माना गया और आपको लीगल ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए कहा गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑफर एंड प्रपोजल। ऑफर एंड प्रपोजल के अंदर आपका सिंपल ऑफर का मतलब क्या होता है, ऑफर सेक्शन 2A में है, ये चीज़ आप देख लेंगे। एन ऑफर और प्रपोजल इज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज देयर विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग द अदर पार्टीज एसेंट। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए अभी विलिंगनेस टू डू का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का क्या हुआ मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक लैंड है जहाँ पे इस जगह पे एक ऑलरेडी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ए का ये इंस्टीट्यूट चलता है, तो बी ने क्या करा, यहीं पे एक लैंड लेके एक इंस्टीट्यूट को शुरू कर दिया। अब ए ने बी को ऑफर दिया, क्योंकि उसके बच्चे कम हो रहे थे, तो उसने बी को ऑफर दिया कि आप इस सेंटर को बंद कर दो, उसके बदले में आपको 10 लाख रुपीज़ देता हूँ और आप इस सेंटर को बंद कर दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक नेगेटिव काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे उसको रोका जा रहा है कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करके यू जस्ट एब्सटेंड फ्रॉम रनिंग योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपने सेंटर को रोक दो। ठीक है, तो अगर बी ने यस कर दिया और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो ही विल एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, या फिर यही ऑफर बी ए को भी दे सकता है कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं अपना कोचिंग सेंटर बंद कर दूंगा। ठीक है, इस सेंस में भी इसको समझा जा सकता है। तो अगर बी ने ऐसा ए को ऑफर दिया कि मैं अपना कोचिंग सेंटर बंद कर दूंगा, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, तो और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता, तो ये ऑफर, ये एग्जाम्पल होगा आपका एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग समथिंग का। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल्स क्या है, विलिंगनेस, टर्म्स मस्ट बी सर्टेन। विलिंगनेस मतलब क्लियर इंटेंट की मेरी विलिंग है, मेरी मर्जी है। उसके बाद टर्म्स जो होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए, नो एम्बिग्विटी। उसके बाद कम्युनिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसको समझ में आए, उस तक पहुंचे कम्युनिकेशन, उसकी बात पहुंचे। उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ये भी मस्ट है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन तो हर कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल होती है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। कम्युनिकेशन मैंने बताया 2 टाइप्स की होती है, बट ये सेक्शन 4 में डिफाइंड भी है। तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब ऑफरी के 2 टर्म्स होते हैं, ऑफरर एंड ऑफरी, 2 टर्म्स होते हैं। तो इन 2 टर्म्स का क्या मतलब हुआ, ऑफरर मतलब जो ऑफर कर रहा है, प्रपोजल भी बोलते हैं, प्रपोजर भी बोलते हैं इसको, और ऑफरी का मतलब जिसको ऑफर मिल रहा है। तो ऑफर कब कंप्लीट होता है, जब वो ऑफरी जिसको ऑफर मिला है उसके नॉलेज में आ जाए। जैसे ए और बी वाले केस में बी जो है वो ऑफरी है, ए जो है ऑफरर है। ठीक है, ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए क्लियर और डेफिनेट होना चाहिए। उसका रेवोकेशन सेक्शन 5 में है, ऑफर का रेवोकेशन, ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। मैंने बताया ना, एक्सेप्टेंस होने से पहले ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। वंस एक्सेप्टेड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, अगर एक बार एक्सेप्ट हो गया तो रिवोकेशन नहीं हो सकता। ये केस लॉ है, आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद जनरल ऑफर, ये भी मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक अभी एक्सप्लेन बताया था, जो स्मोक बॉल वाला केस था जिसमें एक ड्रग और इन्फ्लुएंजा वाली बात थी, यहाँ पे भी वही केस लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद पब्लिक एट लार्ज एनिमल हु फुलफिल्स द कंडीशन कैन एक्सेप्ट, इसमें भी कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, आपको कंडीशन फुलफिल करनी है और वो एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या है, मेड अ स्पेसिफिक पर्सन और अ ग्रुप। जैसे मैंने बताया, अगर मैं नोट्स बनाऊं और सब्सक्राइबर्स को दूं तो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ऑफर है, तो ओनली दे कैन एक्सेप्ट, और कोई थर्ड पर्सन आके उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इसमें ये केस है, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी ये जो मैंने आपको ये जो चीज़ें हैं, ये जैसे केस लॉजेस हैं, ये सब आपके ब्रीफ में लिखे हुए हैं एक 1 लाइनर में, बट नीचे इसी फाइल के नीचे जो है प्रॉपर केस लॉज इन डेप्थ लिखे हुए हैं विद फैक्ट्स। तो आप टेंशन नहीं लेंगे, इसमें मैं नीचे स्लाइड करूंगा, उसको वीडियो को पॉज करके आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद इन्विटेशन टू ट्रीट, मैंने आपको बताया था इन्विटेशन टू ट्रीट का क्या हुआ। इन्विटेशन टू ट्रीट इज अ प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन दैट एक्सप्रेसेस द विलिंगनेस टू नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब आप मुझसे बात करो, मैं हो सकता है सस्ते में ही हो जाए। ठीक है, इट इज नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू ऑफर फ्रॉम अदर्स। आप मुझे ऑफर दो तो सही, हो सकता है कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए टेंडर में क्या होता है, बिडिंग में क्या होता है, जैसे 10 लाख रुपए की बेस प्राइस लगाया गया। बेस प्राइस लगाने का मतलब क्या हुआ, जरूरी नहीं कि उसकी कीमत 10 लाख रुपए हो सकता है उसकी कीमत 20 लाख रुपीज़ हो, बट मुझे रिकवर करने हैं 10 लाख रुपीज़, तो मैंने 10 लगाए, हो सकता है उसकी सेल 11 में ही हो जाए। ठीक है, तो जो बेस्ट प्रपोजल मुझे लगेगा वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद इसके इन एग्जाम्पल्स हो गए। एग्जाम्पल्स क्या है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप, जो मैंने आपको बताया कि जो भी डिस्प्ले ऑफ गुड्स होते हैं शॉप पे, जो शोरूम वगैरह में जो चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए जो
आप जाते हो तो आप ऑफर करते हो कि सो एंड सो मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो आप ऑफर करते हो, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट आपको दे दिया गया तो वो आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, जैसे एडवर्टाइजमेंट में जैसे आप मान लीजिए जैसे सेल का ऑफर आता है कि आप आओ भाई हमारी शॉप पे सेल लगी हुई है, आप उस सेल को एग्जीक्यूट करो, देखो आके, जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें आपकी एडवर्टाइजमेंट में भी एक तरीके से आपका ऑफर टू इन्विटेशन टू ऑफर या ऑफर टू चाफर, चाफर CHAFFER चाफर बोलते हैं इसको, चाफर, ऑफर टू चाफर भी बोलते हैं और ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड है आपका ऑक्शन, ऑक्शन का बिडिंग वाला, वो चीज़ तो मैं पहले से एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आपका एक्सेप्टेंस का पार्ट। एक्सेप्टेंस का पार्ट क्या है, सेक्शन 2B में डिफाइंड है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस और जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस मतलब कोई भी चीज़ को फिक्स कर दिया गया, फिक्स मतलब उसमें अब कोई भी इफ बट का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो प्रॉमिस का मतलब ये होता है जहाँ पे आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, इट अकर्स व्हेन ऑफरी एग्रीज टू द टर्म्स ऑफ ऑफर। जो भी ऑफर है उसकी जो टर्म्स है उसको जब ऑफरी जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, ऑफरी मतलब जिसको ऑफर मिला है वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऑफर में 4 चीज़ें दी हुई हैं। सपोज कंडीशन है कि भाई ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला 20 ईयर्स प्लस होना चाहिए, ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला सपोज कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ 50% उसके मार्क्स भी आए होने चाहिए। ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि उसके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस है। तो अगर आप उसको एक्सेप्टेंस में ला रहे हैं तो इसमें मिरर फॉर्मूला लगता है। जैसे मिरर होता है ना, आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो एज इट इज़ आप आते हो सामने, तो ऐसे ही जो ऑफर की टर्म्स हैं उसके सामने मिरर लगाओ तो एक्सेप्टेंस भी उतनी ही टर्म्स का होगा। ऐसा नहीं है कि आप दो टर्म्स मान लो कि हाँ भाई आप 20 प्लस हो और आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने मार्क्स आए थे और आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है भी कि नहीं। तो इस चीज ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता और साथ में कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जा सकती, ठीक है, कि मैं इस कंडीशन पे इसको एक्सेप्ट करता हूं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट है, पहले आप ये चीज समझ लीजिए। ऑफर और क्रॉस ऑफर, इसमें आपका सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ है बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्रॉस ऑफर क्या होता है, जहाँ पे कंडीशंस लग जाती हैं एक्सेप्टेंस में। जैसे मान लीजिए आपने मुझे ऑफर दिया कि ये लैंड है 10 लाख रुपीज़ का, आप इसे परचेज कर लो। मैंने कहा नहीं भाई 10 लाख ज़्यादा है, मुझे 9 लाख रुपीज़ में दे दो। अब क्या हुआ, जब मैंने कहा 9 लाख रुपीज़ में मुझे दे दो, तो मैंने क्रॉस ऑफर दे दिया आपको। क्रॉस ऑफर मतलब आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने उसको क्रॉस करके अपना ऑफर दे दिया कि भाई मेरा फाइनल ऑफर ये है, 9 लाख रुपीज़ में मुझे ये लैंड दे दो, अगर देते हो तो ठीक है। तो ये होता है क्रॉस ऑफर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनल हो जाएगा अगर एक्सेप्टेंस, तो वो क्रॉस ऑफर की तरह बन जाएगा। फिर सामने वाले की मर्जी है वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू ट्रांसमिशन, ठीक है। मैंने बताया था प्रपोजर मतलब जिसने प्रपोज किया है, जो ऑफरर है। ए ने बी को प्रपोज किया था 10 लाख रुपीज़ में लैंड लेने के लिए, बी ने जैसे ही उसको पोस्ट कर दिया, बताया था ना आपको, जैसे ही पोस्ट कर दिया, जैसे ही पोस्ट करा वैसे ही उस प्रपोजर, उस ऑफरर के लिए वो बाइंडिंग हो गया, अब उसे रिवोक नहीं कर सकता। एक्सेप्टर के लिए कब है, जब ए तक वो पहुंचा, जो एक्सेप्टर है, ठीक है, जब ए तक वो पहुंचेगा तब बी के लिए बाइंडिंग होगा। जब तक उसके पास नहीं पहुंचा तब तक उसको रिवोक कर सकता है, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया। उसके बाद टेंडर्स का एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ। टेंडर्स क्या होता है, ये केस लॉ आप देख लेंगे अपने हिसाब से, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, आप इसको फैक्ट्स और अपने आंसर के लिए मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्शंस को बेसिकली सेक्शन 64 सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा हुआ है, बट आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑक्शन का मैंने आपको बेसिक मीनिंग बता दिया है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल, ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो ये आप सेक्शंस बेसिकली आप इसमें देख लेंगे। सेक्शंस आप मैंने वीडियो में नहीं बताए हैं डिटेल में, आप सेक्शन नंबर इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ। प्री प्रिपेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो फिक्स टर्म्स ड्राफ्टेड बाय वन पार्टी, ऑफन सीन इन इंश्योरेंस के जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। चाहे मैं लूँ चाहे आप लो, ICICI का लेना है तो उनका ICICI वालों का फिक्स फॉर्मेट होगा, HDFC का लेना है उनका फिक्स फॉर्मेट होगा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का लेना है उनका फिक्स फॉर्मेट होगा। तो सबका फिक्स होता है। जिससे लोन्स का SBI का ले लो, ICICI का ले लो, उनका सबका फिक्स अपना अपना फॉर्मेट होता है, चाहे कस्टमर कोई भी हो। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का अपना फिक्स फॉर्मेट होता है। उसके बाद लीगल कंसर्न्स क्या होते हैं, अनइक्वल बार्गेनिंग पावर बिटवीन द पार्टीज में बार्गेनिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कुछ भी लॉजिक दे दो, उनका जो फिक्स फॉर्मेट है वो उसी में आपको साइन कराएंगे, उसके अलावा वो साइन नहीं कराते।
ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल फॉर एक्सप्लॉयटेशन थ्रू वन साइडेड टर्म्स, उनकी तरफ की टर्म्स होती है, हम तो भैया अपनी टर्म्स रख नहीं सकते, तो इसलिए ये है चीज़ें। उसके बाद ये जुडिशियल रेमेडीज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। अनफेयर एंड अनरीजनेबल टर्म्स इन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्ट्रक डाउन। इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ब्लू पेंसिल रूल। ब्लू पेंसिल रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ये टर्म्स लिखी हुई है। ब्लू पेंसिल रूल का मतलब क्या है, सपोज कोई भी अनरीजनेबल टर्म मेंशन्ड है या कोई भी एम्बिग्विटी है इसमें के अंदर, तो उस ब्लू पेंसिल का मतलब क्या हुआ कि हम ब्लू पेंसिल से मतलब पेंसिल से ये और ये लाइन, मान लीजिए इन दो लाइन में एम्बिग्विटी थी, इनको हटा दिया हमने, सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद अब इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड मानते हैं, ठीक है। तो ब्लू पेंसिल रूल सिंपल इतना सा है। उसके बाद ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, जो बेसिकली जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑनलाइन मोड में होता है बाय यूजिंग ऑफ क्लिक्स। तो इसमें बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं। एक आता है क्लिक रैप एग्रीमेंट्स, जिसमें आप आई एग्री पे क्लिक करते हो। जैसे कोई भी आप सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट को अपने कंप्यूटर या फ़ोन में इंस्टॉल करते हो, तो उसमें बोलते हैं ना कि आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसको आप जब टिक करते हो तो उसको बोलते हैं क्लिक रैप, जिसमें आप क्लिक करते हो। ब्राउज रैप में, जिसमें आप ऑनलाइन स्टोर पे, जैसे मान लीजिए अमेजोन वगैरह पे जब आप जाते हो, तो उसमें तो आप कुछ भी नहीं डालते हो, कोई भी टर्म पे यस नहीं करते हो, जैसे लॉगिन करते हो वैसे ही आप प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जा सकते हो। उसके बाद थर्ड है आपका श्रिंक रैप। श्रिंक रैप में क्या होता है कि इसमें पैक प्रोडक्ट के अंदर टर्म्स होती है, जब आप उसको परचेज कर लोगे तब जब प्रोडक्ट खोलोगे तब उसमें टर्म्स निकल के आती हैं। जैसे सॉफ्टवेयर का, जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जाते हो, जब आपने डाउनलोड कर लिया उसको, फिर जब आपको इंस्टॉल करना है, जब आप उसको खोलोगे तब एक एग्रीमेंट आता है जिसको आप वो करते हो यस आई एक्सेप्ट, तब जाकर के वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। मतलब परचेज कर लिया आपने, उसको डाउनलोड कर लिया, परचेजिंग के बाद वो एग्रीमेंट का टर्म्स आती हैं जिसको आपको फोर्सफुली यस करना ही पड़ता है। जैसे एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, इनकी जो टर्म्स आती हैं वो आफ्टर इंस्टॉलिंग, मतलब आपने उनको पे कर दिया, उसके बाद इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद जब आप उनको ओपन करते हो, रन करते हो, तब मतलब जब इंस्टॉल का प्रोसेस हो रहा होता है तब वो टर्म्स आती हैं, तो उसको बोलते हैं हम आपका श्रिंक रैप, ठीक है। उसके बाद इन्फोर्सिबिलिटी क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी आपकी सीधी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से आती है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है फॉर डिजिटल कम्युनिकेशंस। ई कॉमर्स जो डिजिटल वे में हो रहा है उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी फैक्टर्स वहीं से जज होते हैं, बट अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में होगी। उसके बाद ये आप देख लेंगे, आपको अगर कोई भी केस का डिटेल जानना है तो आप अपने आंसर को बल्कि बनाने के लिए आप यहाँ से फैक्ट्स वगैरह वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम लगेगी तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली क्वेश्चन पूछेंगे, कोई इशू नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। ये इस तरीके से सारे फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, इसको आप अभी यहाँ पे रेफरेंस ले लीजिए, बट मैं उसको डिटेल में बताऊंगा, जहाँ पे मैं इसको फ्री कंसेंट और पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में समझाऊंगा, जो आपके नेक्स्ट यूनिट्स में आने वाला है, तो वो चीज़ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इस केस के बारे में। ये सारे केसेस हैं, ये शायद 11 टोटल 11 केसेस हैं, हाँ ये आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके आराम से देख लीजिए। आज की यूनिट खत्म हुई, यूनिट 1 कंप्लीट हो गई आपकी, इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट है, इसमें अब कुछ भी नहीं बाकी है। जो मैंने ओरली आपको समझाया है बाय फ्लो चार्ट, बाय एग्जांपल्स, उसको आप कहीं भी नोट डाउन कर लेंगे और उसको आप अपने पॉइंट में लिख सकते हैं, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपके आंसर्स को लेंदी बनाने में और साथ में आपके कंसेप्ट के लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। So thank you for watching and stay tuned for further updates.